हेलो गाइस। चलो भाई, आज आज का जो टॉपिक है वो फॉर्म्ड एलिमेंट से पढ़ते हैं। थोड़ा रोज करेंगे ताकि आप जब भी मतलब बेसिकली मैं ये चीज़ इसलिए कर रही हूँ, जैसे मैं जब अपनी नीट की जर्नी करती थी ना, तो मैं सोची थी थोड़ी सी वॉकिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा मतलब जब खाना खा रही हूँ या फिर मैं थोड़ा सा बोर हो रही हूँ, है ना, ये थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ, तो छोटी छोटी चीज़ें कुछ मेरे पास अगर ऐसी होती तो होता है ना, कभी कभी हमें पढ़ने का मन नहीं होता तो हम सुन के वो सब करके चीज़ों को बहुत ईजिली कर देते। और मैं सच बताऊँ तो नीट की जर्नी में मेरा बायो एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे रिलैक्स फील कराता था। मैं रिलैक्स करने के लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें मतलब जब मेरी जर्नी मतलब बिल्कुल एंड पोजीशन पे आ गई थी या कुछ महीने ही रहते थे बस, तो मैंने ये कोशिश करी कि मैं, जैसे मैं सिंचन डोरेमोन ये सब भी देखती थी, तो मैंने वो सब देखना ही बंद कर दिया। और फिर ब्रेक टाइम पे मैं कोशिश करती थी, या जब मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती थी, मेरा मोटिवेशन बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो जाता था कि अब तो मेरा बस बिल्कुल मूड नहीं है पढ़ने का, रोना धोना लगा रहता था, डिप्रेस हो जाती थी। फिर खुद को ठीक करने के लिए मैं बायो ही पढ़ती थी, और बायो में मुझे इंटरेस्ट आता था, चीज़ें और ज़्यादा ग्रास्पिंग लगती थी मुझे। तो धीरे धीरे जो मेरा मोराल था वो अप हो जाता था एंड आई एम फीलिंग बेटर। तो इसलिए मैंने ये चीज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो यार, अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करती हूँ ना, तो आरबीसी जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कलेक्टेड इन सबको मिला के फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अच्छा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की मैंने परसेंटेज कितनी बताई थी? 45% बताई थी। ब्लड में 45% इसकी होती है। बाकी दे कंस्टिट्यूट नियरली, अच्छा ये रहा 45% ऑफ द ब्लड। एरिथ्रोसाइट्स जिन्हें हम आरबीसी भी कहते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं सेल ब्लड के। एक हेल्दी अडल्ट मैन में ना 5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक आरबीसी होता है। हाँ, पर मिलीमीटर क्यूब होता है, वॉल्यूम के हिसाब से बता रहे हैं। आरबीसी आर फॉर्म्ड जैसे कि इन किस में बनते हैं ये, जो रेड बोन मैरो होती है ना अडल्ट में, आरबीसी उनमें बनते हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं देखूँ आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, अगर आपने जाइलम क्लोन किस में था, एनाटॉमी चैप्टर में था, है ना, तो उसमें जो हमारे पास सीव ट्यूब सेल्स होते हैं ना, बेसिकली सीव एलिमेंट्स से सब जो हमारे थे, उनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी में भी नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड बेसिकली ये बाइकनकेव शेप का होता है। रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। अच्छा, एक बात बताओगे, अगर आपने बायोमोलिकुलर चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन जो है कौन सी कैटेगरी में आता है, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, कौन से बेसिकली कैटेगरी में हीमोग्लोबिन आता है? प्लीज़ कमेंट करना। देखते हैं किस किस को याद है, किस किस को पता है। हैंस द नेम एंड द कलर, कलर और नेम ऑफ दीज सेल्स। ठीक है, इस हिसाब से वो चीज़ें पढ़ी हैं। हाँ, इसलिए हमने इसको रेड कलर दिया गया है। ठीक है, हेल्दी इंडिविजुअल में याद रखो बेसिकली 100 ml ब्लड में, बहुत आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ को याद करना। 100 ml ब्लड में ना 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक और चीज़, हम हमारे पास ना, आई थिंक मुझे बहुत करेक्ट याद नहीं आ रहा, मैं बहुत टाइम पहले पढ़ा था, लेकिन 25 से 30 ग्राम यूरिया आई थिंक 100 ml कुछ किस में होता है, यूरिन में आई थिंक, है ना। अच्छा, मेरे को आप कमेंट करके बताना एक बार ये वाली बात, मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया पड़े हुए। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। आरबीसीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पेन 120 डेज। उसके बाद ना स्प्लीन में ले जाते हैं, जो जो जिनका लाइफ स्पेन पूरा होगा वहाँ जाके डिस्ट्रॉय, मतलब उसको ना हम ग्रेवयार्ड कहते हैं स्प्लीन को। ठीक है, हाँ, बीन शिप। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। देखा। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी जिन्हें हम कहते हैं, दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, दे आर न्यूक्लिएटेड। अच्छा, एक और बात बताओ, अगर आपने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि फ्रॉग के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है या नहीं? ये कमेंट करके बताओगे कि फ्रॉग के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है या नहीं। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, रिलेटिवली लेसर इन नंबर। अब अगर मैं इसका एक बात बताऊँ तो ये ना न्यू जनरेट भी होते हैं, इनकी इतनी बड़ी लाइफ स्पेन नहीं है जितनी बड़ी बेसिकली, मतलब 3 महीने है ना अप्रोक्सीमेट आरबीसी की, इनकी नहीं होती है, क्योंकि इनको डिस्ट्रॉय होना पड़ता है। जैसे बोलते हैं बाहर से इन्फेक्शन आता है तो इन्हें फाइट करना पड़ता है, तो ये डिस्ट्रॉय होते हैं, बहुत सारे नहीं रह सकते हैं ना।
तो इनकी लाइफ स्पैन कम होती है, तो कंटिन्यूसली रीजनरेटिव बहुत सारे होते हैं, मतलब जनरेट होते हैं, है ना, इससे इनका नंबर भी कम है। जैसे 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब होता है वॉल्यूम के बेस ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। वी हैव टू मेन कैटेगरीज, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट। बहुत ईजी है, मैं आपको एक PYQ बताऊंगी इससे रिलेटेड, ठीक है, बहुत अच्छे से याद करना। ग्रेनुलोसाइट्स यानी उसमें क्या आते हैं, न्यूट्रोफिल्स जिसे मैं ऐसे याद करती हूँ, देखो मैंने जनरली इसको ऐसे याद करती थी, एसिड बेस न्यूट्रल, ठीक है। एसिड मतलब इसिनोफिल्स, बेस मतलब बेसोफिल्स, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रोफिल्स ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं। वाइल लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ए ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ सबसे ज़्यादा अबेंडेंट जो है ना वो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स है, जो हमारे पास ऑलमोस्ट 60 से 65% होता है टोटल WBC की अगर मैं बात करती हूँ। बेसोफिल 0.5% से 1%। मेरे को याद है मैंने ना एक बार अपनी रिपोर्ट करवाई थी, ब्लड रिपोर्ट, उसमें मेरा तो मतलब बेसोफिल 0.5 से 1 होना चाहिए, मेरा तो 0 आया था अच्छा अमंग देम। बाकी अगर मैं बात करूँ न्यूट्रोफिल्स, अच्छा सॉरी, मोनोसाइट जो है ना वो 6 से 8% है, याद रखना। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जो 6 से 8% है आर फैगोसिटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय द फॉरेन बॉडी, जो भी हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। बेसोफिल जो है ना वो हिस्टामिन, सेरोटीन और हेपरिन सिक्रीट करता है एक्सेट्रा। अच्छा, एलर्जी के टाइम पे भी चीज़ें आती है ना मास सेल से, आपको पता है मास सेल्स और टिश्यूज से चीज़ें अलग होती हैं। जैसे अगर मैं एलर्जी के टाइम पे बात, चलो वो वाला टॉपिक पे उठा नहीं रही, लेकिन ये वाला पॉइंट मेरे को याद है तो मैंने बताया। एक PYQ या PYQ नहीं, मैंने मॉक टेस्ट जब सॉल्व किया था ना या नीट पे जब क्वेश्चन करी थी तब मुझे याद है उसमें पूछे गए थे कि एलर्जी के टाइम पे टिश्यूज से अलग चीज़ आती हैं और सेल से कुछ अलग चीज़ें आती हैं। जैसे मास सेल से हिस्टामिन सेरोटीन वहाँ पे लिखा था। ऐसे NCERT में इतना ही कंटेंट है, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा जानना है तो आप वहाँ से कर सकते हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा जानने का क्योंकि NCERT में मेंशन नहीं है। अंडर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। अच्छा बताओ, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन कौन करता है, बेसोफिल्स करता है, और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं ये। इस्नोफिल 2 से 3% होता है, इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करता है। एंड अच्छा मैं कहाँ पे थी, हाँ जी, हाँ, इसिनोफिल 2 से 3% होते हैं, रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शंस एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। ये दो चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, जो हमने पढ़ा था प्लेटलेट्स में 3 होते हैं, है ना। एल्बुमिन जो होते हैं किस में इन्वॉल्व होते हैं और ग्लोबुलिन्स किस में होते हैं, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पे देखो मेंशन है ना, ग्लोबुलिन्स कहाँ होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में एल्बुमिन्स, ऑस्मोटिक बैलेंस में संभालते हैं, और फिब्रिनोजन क्लॉटिंग में। वैसे आपको यहाँ पे याद हो जाए, बेसोफिल जो है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये वाले जो होते हैं रेजिस्ट करते हैं किसको, इन्फ्लेमेटरी, सॉरी इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में। इसिनोफिल्स रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शंस को एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। आपको इसे कंटिन्यूसली बोलते रहना है, बोलते रहना है और सुनते रहना है, आपको ईजिली रिवाइज हो जाएगा। लिम्फोसाइट 20 से 25% होते हैं, 2 मेजर आप पढ़ोगे इसको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। B और T होते हैं, ठीक है, दोनों का ही पता है, दोनों को किसी भी चीज़ को आपको कंपेयर, मैं अगर लाइफ में बताऊँ, मैंने एक चीज़ सीखी है, कभी भी किसी भी चीज़ को कंपेयर मत करा करो, सबके इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करो। हर किसी की इम्पोर्टेंस इस लाइफ में है, तभी वो प्रेजेंट है, नहीं तो वो नहीं होते। कभी भी हमें किसी चीज़ को कंपेयर नहीं करना चाहिए, आज की लाइफ में स्पेशली ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी बोथ T एंड B लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं ये, प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, स्पेशल सेल्स होते हैं बोन मैरो के, वेरी इंपॉर्टेंट, वो इन्हें प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ब्लड में नॉर्मली 150,000 से 350,000 होते हैं, या मैं बोलूँ 1.5 से 3.5 लाख, ठीक है। प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम के हिसाब से प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हाँ जी, और बाकी सारे इन्वॉल्व भी होते हैं लेकिन किस में, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स ऑल्सो विच लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, बॉडी से हो जाएगा जैसे बहुत दिक्कत हो सकती है। ये सारा हो गया। अच्छा इसको बहुत इजी तरीके से याद करो, देखो ये तो आज समझ आ जाएगा आपको कि RBC है, प्लेटलेट्स हैं। बाकी मैं बताती हूँ मैंने इसिनोफिल्स को कैसे याद किया, भाई हेडफोन्स की तरह दिख रहा है बिल्कुल, अगर आप देखो ना बिल्कुल हेडफोन्स की तरह दिख रहा है। बेसोफिल्स बिल्कुल ऐसा ही दिखाया जाएगा, ठीक है। B लिम्फोसाइट्स को ऐसे समझना कि ये एक बेबी है,
एक बेबी है, पता है आपको एलन टॉयज जो होता है ना, उसमें बेबी कुछ इस तरीके से होता है, या मैं यूट्रस की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से फीटस दिखता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट में फैला हुआ है, ठीक है। न्यूट्रोफिल में मैं कैसे याद करती हूँ कि भाई बिगड़ा हुआ हेडफोन, ये बहुत अजीब तरीके का हेडफोन, मैं ऐसे याद करती हूँ। और किडनी शेप को मैं ऐसे याद करती हूँ कि भाई किडनी शेप है बहुत बड़ी मोनोसाइट। इससे मैंने किडनी शेप क्यों यूज़ करी, बिकॉज एक PYQS से रिलेटेड कि भाई लार्ज किडनी शेप भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है ना, और वो एक ए ग्रेनुलोसाइट, वो एक ए ग्रेनुलोसाइट है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लिम्फोसाइट में आते हैं, मोनोसाइट में तो ए ग्रेनुलोसाइट में यही आता है। और बेसिकली वो बताते भी हैं कि फैगोसाइट में भी इन्वॉल्व होता है। तो ये दो चीज़ों से आपको याद हो जाएगा, बेशक वो किडनी शेप से याद होना हो, ठीक है। देखो बाकी तो हो गया, मेरा हो गया, बाकी बाय बाय।